नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे डेली सीरीज है और इस सीरीज़ में हम रोज़ाना जो 5 प्रश्न हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। और आज हम पॉलिटी के 5 महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो यानी प्रश्न वही जो दिलाएं आपको सफलता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये प्रश्न आपने काफ़ी सुना होगा। तो यहाँ पर जब जो हमारा संविधान बना था तो उसके लिए पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946 और अंतिम ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है तो वो ऑप्शन ए है, यानी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है और कैबिनेट मिशन के तहत यहाँ पर जो संविधान सभा का गठन किया जाता है। आइए इसको विस्तृत रूप में समझते हैं। ए इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की बात करें तो सर्वप्रथम जो विचार है तो यह 1934 में M.N. रॉय के द्वारा रखा जाता है कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, उसके द्वारा हमारा जो संविधान है तो उसका निर्माण होना चाहिए। भारतवासियों के लिए यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रथम विचार है तो ये M.N. रॉय के द्वारा रखा जाता है और इसके द्वारा औपचारिक रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहती है तो उसके द्वारा यहाँ पर औपचारिक रूप से जो सर्वप्रथम मांग की जाती है तो 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है औपचारिक रूप से। इसके बाद यहाँ पर संविधान सभा के गठन की बात करें तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं कि जो ब्रिटिश हैं या अंग्रेज हैं तो इनको मजबूरन संविधान सभा का गठन करना पड़ता है, या जो कैबिनेट मिशन है तो उससे पहले क्रिप्स मिशन यहाँ पर आता है 42 में, तो उन्हें भेजना पड़ता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर चल रहा होता है और भारतवासियों का सहयोग जो ब्रिटिश सरकार है तो उन्हें चाहिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पर संविधान सभा का जो गठन है तो वह किया जाता है। क्रिप्स मिशन आता है तो उसको मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह विफल हो जाता है। इसके बाद पुनः ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। तो कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और यह 1946 में भारत आता है। और यह जो कैबिनेट मिशन है यह 3 सदस्यीय था। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन रहता है और इसी के द्वारा इस कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति रहती है तो उसके द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। ये 3 सदस्य आते हैं और इनकी जो बनाई योजना थी किस प्रकार, कितने इसमें 389 जो सदस्य रहते हैं तो वो योजना जो प्रकाशित होती है तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की जो योजना रहती है तो उसका प्रकाशन करवाया जाता है। और उसके बाद योजना के तहत ही यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव होता है। जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव करवाए जाते हैं। इसके बाद संविधान सभा का गठन होता है और जो पहली बैठक है, जो प्रश्न हमने अभी पूछा था, तो पहली बैठक का जो आयोजन है तो 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसमें भी मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया जाता है, यानी मुस्लिम लीग इस संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं होती है। तो इसके बाद यहाँ पर जब बैठक होती है तो इसमें जो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं तो वो बैठक करते हैं। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रांस की तरह यहाँ पर जो संविधान सभा रहती है तो उसके जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको फिलहाल अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और इस दिन यहाँ पर 211 सदस्यों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। तो पहली बैठक में 211 सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसके बाद पुनः 9 दिसंबर के बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष की जगह अब स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
जो भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है और इसके साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी इसमें चुने जाते हैं, जिसमें एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 13 जनवरी 1946 को पुनः बैठक होती है और इस बैठक में महत्वपूर्ण यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 में तो 22 जनवरी 1946 में ही उस जो उद्देश्य प्रस्ताव है तो उसको स्वीकार कर दिया जाता है। तो ये 47 होगा वैसे, 13 जनवरी 1947। तो यहाँ पर 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है और उसके बाद यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्ताव नेहरू जी प्रस्तावित करते हैं उसको जो संविधान सभा है तो वह स्वीकार कर लेती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है, कि जो भारतीय संविधान है तो इसमें कौन सी विशेषता मौजूद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सबसे लंबा व लिखित संविधान, उसके बाद है एकीकृत या व स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद है एकल नागरिकता और डी ऑप्शन हमारे पास एक धार्मिक राज्य। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो सबसे लंबा व लिखित संविधान की बात करें तो भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। 395 इसमें मूल संविधान में अनुच्छेद थे। तो यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा है लिखित संविधान है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इसके बाद दूसरा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है तो सबसे शीर्ष पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके अंतर्गत यहाँ पर हाई कोर्ट हैं, अलग अलग जो राज्य हैं तो उनमें हाई कोर्ट है और उनके अंतर्गत यहाँ पर जिला न्यायालय व अन्य जो पारिवारिक या विधिक न्यायालय हैं तो उसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो जो हमारी न्यायपालिका है तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है एकल नागरिकता। तो यहाँ पर अन्य देशों की तरह जैसे अमेरिका में होता है कि राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की यानी देश की अलग नागरिकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, केवल देश की ही एक नागरिकता या केंद्र सरकार के द्वारा ही एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान भी है। और अंतिम ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य। तो भारत एक धार्मिक राज्य नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो संविधान सभा की विशेषताओं की बात करें तो सबसे लंबा व लिखित संविधान भारत का है। विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान यानी लिखा हुआ संविधान है। संविधान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। तो लिखित का मतलब क्या है कि जो संविधान सभा जिस प्रकार जैसे एक संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद यहाँ उसको विस्तृत रूप से लिखा गया और उसके बाद उसे लागू किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो जैसे इंग्लैंड का संविधान है तो वह मुख्यतः परंपराओं पर आधारित है। जो परंपराएं चल रही हैं तो उन्हीं का अनुपालन किया जाता है। उसके लिए कोई विशेष टीम या संविधान सभा का गठन नहीं किया गया है, तो वह अलिखित संविधान है। और अमेरिका व भारत जैसे देशों का लिखित संविधान है और विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का ही है। इसके बाद विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी जो हमारा भारत का संविधान है तो जब हमारी संविधान सभा का गठन किया गया तो उनके द्वारा विश्व के जो अन्य देश हैं तो वहाँ पर जो भी संविधान मौजूद थे तो उनका मूल्यांकन किया गया और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं तो उनको ग्रहण किया गया और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उन सबको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो अधिकांश ढांचा हमें देखने को मिलता है हमारे संविधान का, तो यहाँ पर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है तो अधिकांश चीज़ें यहाँ पर 1935 अधिनियम से ग्रहण की गई हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार हैं तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं या आइलैंड से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद संविधान सभा की अन्य जो विशेषताएं हैं, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। तो जो हमारा संविधान है ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक नम्य है। तो यानी इसका मतलब है कि अगर जैसे जो हमारा संविधान है तो इसमें अनुच्छेद 368 दिया गया है कि अगर
संविधान में कुछ प्रावधान जोड़ना है या हटाना है तो उसे संशोधनों के द्वारा उसको जोड़ा जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें दो मुख्य जो प्रावधान हैं वह रखे गए हैं अनुच्छेद 368 के तहत। अगर संविधान में कुछ संशोधन करना है या कोई चीज़ ऐड करनी है या हटानी है तो उसके लिए जो हमारी संसद है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा यहाँ पर जो बहुमत है तो बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए और 2/3 विशेष बहुमत के तहत उसे पारित होना चाहिए और उसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद सदस्य हैं तो उनका बहुमत भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रावधान तो ये है, तो कुछ प्रावधान उसके अंतर्गत यहाँ पर विशेष बहुमत और सामान्य जो बहुमत है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें जैसे संघीय ढांचा जो मूल ढांचा है तो उसके लिए अगर उसमें कुछ परिवर्तन करने हैं तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ यहाँ पर जो आधे से अधिक राज्य हैं, यानी अभी हमारे माना 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, तो इसमें आधे से अधिक राज्यों को जो ये प्रस्ताव है तो वह पारित करना होगा, यानी 15 से अधिक राज्यों को यह प्रस्ताव पारित करना होगा तभी वह पारित माना जाएगा। और इसके अलावा जो सामान्य विधि प्रक्रिया है तो उसके द्वारा भी संशोधन किए जाते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। इसके बाद अगला जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं तो यह सरकार का संसदीय स्वरूप है। तो सरकार का यहाँ पर संसदीय स्वरूप ग्रहण किया गया है। और इसके बाद मौलिक अधिकार हैं तो यहाँ पर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्मों को समान रूप से भारतीय संविधान में बढ़ावा देने की बात की गई है। राज्य ना तो किसी धर्म को अत्यधिक बढ़ावा देगा और ना ही उसे नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा, यानी सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर एकल नागरिकता का भी प्रावधान है कि जो भारत के द्वारा यहाँ पर एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं होगी। राज्यों के द्वारा अलग नागरिकता अमेरिका के तरह यहाँ पर प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो पहला ऑप्शन है 5वें संविधान संशोधन, दूसरा है 42वें संविधान संशोधन, तीसरा है 44वें संविधान संशोधन और अंतिम ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पर जो संविधान की प्रस्तावना है तो उसमें ये प्रमुख शब्द जोड़े जाते हैं और एकमात्र अभी तक संशोधन इसमें किया गया है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो अमेरिका से ग्रहण की गई है और N.A. पाल्कीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। तो N.A. पाल्कीवाला के द्वारा इसे संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। अमेरिका से प्रस्तावना का ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान शुरू होने से पहले आपने देखा होगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इस प्रकार से यह लिखा होता है, यह प्रस्तावना है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अभी तक संविधान के लागू होने के बाद एकमात्र बार यहाँ पर इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है और इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो यह हमारी जो प्रस्तावना है तो यह है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो हमारा संविधान है तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया जाता है और लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो राज्य शब्द है तो इसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 368, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा है अनुच्छेद 13 और अंतिम है अनुच्छेद 12। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है और बाकी जो 13-14 हैं तो इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है
और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां हैं तो उनको यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है तो इनको यहाँ पर हटा सकते हैं जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं। तो यहाँ पर 12 इसका डी, अनुच्छेद 12 इसका सही आंसर हो जाएगा जी। तो मूल अधिकारों की बात करें तो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 है। तो अनुच्छेद 12 में राज्यों का वर्णन किया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा से दी जाती है और राज्य का वर्णन अनुच्छेद 12 में है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मूल अधिकारों से असंगत विधियों का वर्णन है 13 में, और इसके तहत यहाँ पर जो मूल अधिकारों को हनन करने वाली या उनको कम करने वाली जो विधियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं तो कोर्ट यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो उसके द्वारा यहाँ पर जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं तो उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद अलावा अगर मूल संविधान में मूल अधिकारों की बात करें तो 7 मूल अधिकार इसमें जोड़े गए थे। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 1922। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था तो इसको हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। और इसमें 2 संशोधन किए जाते हैं, एक तो संपत्ति का जो अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 31 था ये हटाया गया, और इसके अलावा 19F को भी यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार इसमें जो अन्य अधिकारों के साथ था, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार या संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार था, तो उसे भी यहाँ पर मूल अधिकारों से हटा दिया गया। तो 2 संशोधन किए जाते हैं मूल अधिकारों में। इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, यानी मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं थे। पहला ऑप्शन 1972, दूसरा 1976, तीसरा 1978 और अंतिम है 2002। तो इसका जो सही आंसर है तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा 1976, यानी 1976 में जो मूल कर्तव्य हैं तो इनको जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, यानी मूल संविधान के अगर प्रश्न आता है कि क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे तो ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर जो हमारे संविधान सभा थी तो उसके द्वारा मूल अधिकारों को जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, लेकिन मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। तो इनको रूस से लिया गया, रूस से ग्रहण किया गया है, रूस के संविधान से। इसके अलावा यहाँ पर अगर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर ही इन जो ये मूल कर्तव्य हैं तो इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है और संविधान के अनुच्छेद 51 का में इनको शामिल किया गया है और यह भाग 4 का के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में जो मूल कर्तव्य हैं तो इनको शामिल किया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जब इनको शामिल किया गया 76 में तो केवल 10 मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य है तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। और जो यह 11वां कर्तव्य है तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं तो उनको शिक्षा उपलब्ध कराने का जो कार्य है तो यह जो पेरेंट्स या अभिभावक हैं तो उनके द्वारा या उनका प्रमुख कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना भी यहाँ पर मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे आज पॉलिटिक्स से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।